नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं सुनिए सच खास खबरों के साथ। रक्षा मंत्री की जगह पीएम पहुंचे लेह, कहा विस्तारवाद का युग नहीं। राहुल का हमला, कौन झूठ बोल रहा है, लद्दाख के लोग या मोदी। यूपी में जंगल राज, हिस्ट्री शीटर विकास ने 8 पुलिस वालों को मारा। ठोकने का दावा करने वाले योगी के राज में अपराधी बेखौफ कैसे। भारत में 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन हो सकती है लॉन्च। और अब खास खबरों के बाद बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और अब केवल विकासवाद का युग है। अचानक लेह पहुंचे मोदी ने कहा कि तेजी से बदल रहे समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। बीती सदी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। उन्होंने बिना चीन का नाम लिए कहा कि अगर किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो जाए तो हमेशा वो विश्व शांति के लिए खतरा बन जाता है। प्रधानमंत्री सुबह अचानक लेह पहुंच गए और उन्होंने वहां सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने सेना के जवानों से कहा कि आप जो सेवा करते हैं उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। बता दें कि आज रक्षा मंत्री को लेह का दौरा था, लेकिन उनका दौरा गुरुवार को रद्द हो गया था और शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री ही पहुंच गए। तो एक ये दौरा था और अब इस दौरे को देखने के बहुत सारे अंदाज हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। सबसे बड़ा तो ये प्रश्न चिन्ह कि क्या प्रधानमंत्री को इस समय ये दौरा करना चाहिए था। क्या इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री जैसे उच्च अधिकारी को, देश के सर्वोच्च अधिकारी को सीमा पर जाना चाहिए था, क्योंकि रक्षा मंत्री का ऑलरेडी कार्यक्रम था। रक्षा मंत्री का जाना बनता था सीमा पर जायजा लेने के लिए और सैनिकों से बातचीत करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच गए, जिससे इस जो समस्या है वो एकदम से बहुत बड़ी होकर उभर कर सामने आई है। ये इसका एक संदेश चीन की तरफ भी जाता है और विश्व बिरादरी की तरफ भी जाता है। चीन की तरफ इससे ये संदेश किया कि प्रधानमंत्री और उनका देश आक्रामकता का रुख अख्तियार कर रहा है, और जाहिर है कि इसीलिए उस तरफ से जवाब भी आया कि समस्या को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये चीन की तरफ से आया। हालांकि चीन ने समस्या को पैदा किया है, ये अपने आप में एक विरोधाभासी भी है। बहरहाल, लेकिन ये इस तरह से प्रधानमंत्री का अचानक वहाँ पहुँचना ये बताता है कि प्रधानमंत्री या तो इन चीज़ों की गंभीरता को नहीं समझते, या फिर वो हमेशा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी इवेंट की तलाश में रहते हैं जहां पर वो अपनी छवि को निर्मित करना चाहते हैं, अपनी सरकार की छवि को बढ़ाना चाहते हैं, डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय में सरकार की छवि बहुत डैमेज हुई है, प्रधानमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है, क्योंकि उन्होंने सीमा पर जो कुछ भी घुसपैठ चीन की तरफ से हुई है या ज़मीन पर कब्जा हुआ है उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने जो कहा उसको लेकर खासा विवाद हुआ, उन पर खासा आक्षेप हुआ, पीएमओ को उस बारे में सफाइयाँ भी देनी पड़ी। तो एक उन्होंने इसको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की, अपनी इमेज बिल्डिंग की, सरकार के डैमेज कंट्रोल की, और कुछ राज्यों में चुनाव है उसमें एक तरह का संदेश देने की भी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि वगैरह वगैरह जो उन्होंने अपने संबोधन में वहाँ इस्तेमाल भी किए। तो सैन्यवाद और हमारी क्षमता, ये सारी चीज़ें एक उन्होंने दिखाने की कोशिश की, और ऐसी चीज़ें जाहिर है कि तनाव को कम करने के बजाय बढ़ाती हैं। जहां हम डी-एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं सीमा पर, वहां अगर प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं तो जाहिर है कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती हैं और पेचीदा बनती हैं, क्योंकि अब ये एक स्तर और ऊपर चला गया है। अब ये प्रधानमंत्री, अब सीधी सी बात है कि होना ये चाहिए कि अब प्रधानमंत्री को सीधे शी जिनपिंग से बात करनी चाहिए, चीनी काउंटर पार्ट जो उनके हैं उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो इस स्तर पर समस्या को ले जा रहे हैं जहां उनको लगता है कि जो सैनिक समाधान की कोशिशें हो रही, बातचीत की या कूटनीतिक समाधान की कोशिशें हो रही हैं, वो फेल कर चुकी हैं, रक्षा मंत्री के स्तर पर कुछ नहीं हो सकता है, अब प्रधानमंत्री यानी देश के सर्वोच्च नेतृत्व को ही
पहल करनी पड़ेगी जो उन्होंने लेह के दौरे से जाहिर करने की कोशिश की है, तो उन्हें शी जिनपिंग से भी बात करना चाहिए और देश को समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा ये एक PR एक्सरसाइज है, ये प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है और प्रोपेगेंडा देश का नहीं हो रहा है बल्कि उनकी अपनी सरकार और अपना हो रहा है। तो इससे देश को लाभ नहीं होगा, देश को नुकसान हो सकता है क्योंकि इससे तनाव बढ़ेगा, टकराव बढ़ सकता है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि भारत की सीमाओं में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी ज़मीन ले रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी ज़मीन किसी ने नहीं ली है। जाहिर है कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। राहुल ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी अटैच किया है। राहुल के मुताबिक इस वीडियो में लद्दाख के कई लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया है और हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। वीडियो में कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया है और वो गलवान घाटी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले करीब 7 हफ्ते से जो चीन की आक्रामकता दिख रही है उसकी शुरुआत दरअसल काफ़ी पहले ही हो गई थी। दुर्मुख के एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि भारतीय क्षेत्र में चल रहे उसके 2 घोड़ों को चीनी सैनिक ले गए थे। उनका कहना है कि इसकी सूचना सेना को भी दे दी गई थी। चीनी सैनिक प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से भारतीय क्षेत्र में चल रहे पशुओं को भी पीछे धकेल देते हैं। तो राहुल गांधी लगातार सरकार पर, प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीमा पर हुआ क्या है। क्या चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है? क्या उसने घुसपैठ की है? और अगर की है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी तरह से चुप है, खामोश है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल एक बार बोले और उसमें वो फंस गए, जिसकी बात से उन्होंने चीन का नाम लेना ही बंद कर दिया है। अभी भी जब वो लेह में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बार भी चीन का जिक्र नहीं किया, जबकि वो चीनी सेना पर खड़े, चीनी सरहद पर खड़े हैं और ये पूरा मामला ही चीन के विरुद्ध है, चीन के खिलाफ है। लेकिन चीन के बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। परोक्ष में कहा कि विस्तारवाद, विकासवाद वगैरह, लेकिन सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। तो ये जो पर्देदारी की बात है ये लगातार हम देख रहे हैं। अब ये अगर वहाँ के लोग ही सेना को खबर दे रहे थे कि चीनी सेना अंदर घुस रही है, तो हमारी सेना क्या कर रही थी? हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? सेना की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती वो क्या कर रही थी? उनको अगर ये खबर थी तो उन्होंने आगे कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने ऊपर खबर दी थी तो सरकार क्यों खामोश बैठी रही? ये सारे सब सवाल ऐसे हैं जो राहुल गांधी के इस वीडियो से, उनके ट्वीट से बार बार उठ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है, सरकार को चुभ रहा है। बहुत सारे विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर पूरे देश को, विपक्षी दलों को सरकार के साथ होना चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को भी तो सच बोलना चाहिए, सरकार को छुपाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए ये लगता है कि सच निकलवाने के लिए सरकार पर लगातार इस तरह के हमले करना या सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है। सरकार जब तक पारदर्शिता नहीं अपनाएगी, सरकार जब तक देश से इस तरह की जो सच्चाइयाँ वो छिपाएगी, देश को अंधेरे में रखेगी, तो दिक्कत तो खड़ी होगी, सवाल तो खड़े होंगे। और ये अच्छी बात है कि कम से कम एक पार्टी, एक नेता ये हिम्मत कर रहे हैं सरकार से सवाल पूछने का। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज ज़रूर कराते चलिए। आप इन खबरों को देख रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो उसमें दर्ज कराइए ताकि हम भी जान सकें और हम उनसे अगर कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में कोई सुझाव मिल सकता है तो उससे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर भी बना सकें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के बिकरू गांव में गुरुवार देर रात को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में डिप्टी एसपी और बिल्हौर के सर्किल अफसर देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर के स्टेशन अफसर महेश यादव भी शामिल हैं। 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद विपक्ष ने योगी
योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये घटना उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का एक और प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे होगी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। प्रियंका ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है और उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार के जंगल राज में उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है। पार्टी ने शहीद पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया और कहा है कि इस घटना को सत्ता संरक्षित अपराधियों ने अंजाम दिया है और इनके सत्ता कनेक्शन का पर्दाफाश होना चाहिए। तो इस घटना ने योगी सरकार के उस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अमन चैन है, सारे अपराधी या तो जेल में हैं या यमराज के पास भेज दिए गए हैं। योगी सरकार ने आते ही एक स्ट्रेटजी अपनाई थी एनकाउंटर की। फर्जी एनकाउंटर भी हुए, उसमें अपराधियों को पकड़ना, उनके खिलाफ मुकदमे चलाना, फिर उनको जेल भेजना, सज़ा देना, इस प्रक्रिया को बाईपास करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सारे लोगों को मार गिराया था, सीधे उनकी हत्या कर दी थी। और जाहिर है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स थी जिनको लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए होंगे या उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं होगा कि जिसके लिए उनको मौत की सज़ा दी जाए, इस तरह से। तो बहुत सारे ऐसे कदम योगी सरकार ने उठाए थे। उसके बाद से वो लगातार दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने अपराध पर कंट्रोल कर लिया है, अपराधी खौफ में जी रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में जो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में कतई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है। ये जंगल राज की बात बार बार की जा रही है, गुंडा राज की बात बार बार की जा रही है और इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो मुख्यमंत्री खुद अपनी कमान संभाल रखी है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस भी इसमें नाकाम साबित हो रही है। अब पुलिस दल पर इतना बड़ा हमला हो जाए, अपराधी इतने हौसलेमंद हों कि पुलिस पर इस तरह से हमला करें, घेर के इतने सारे पुलिस वालों को एक साथ मार डालें, ये हिम्मत, ये हौसला कहाँ से मिल रहा है विकास दुबे जैसे गैंगस्टर्स को? ये सोचने वाली बात है, ये चिंता की बात है और ये इशारा भी है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और खबर लेते हैं उत्तर प्रदेश से कि इसी घटना से जुड़ी। कानपुर में जिस तरह पुलिस के अधिकारियों समेत पुलिस व सिपाहियों की हत्या हुई है, उसने साबित कर दिया कि योगी सरकार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज और अपराध मुक्त प्रदेश के नारे के साथ सत्ता में आई योगी सरकार ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं से हिल गई है। जीरो टॉलरेंस और सख्त कानून व्यवस्था का राग अलापती यूपी पुलिस के पास गुड वर्क के नाम पर कुछ महीनों पहले हुए नागरिकता विरोधी कानून के विरोध में हुए आंदोलन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी है। अब इसे आप गुड वर्क मान लें तो अलग बात है, वरना वो लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे थे जो दो तरह का व्यवहार करते थे, दो तरह के नागरिकों के साथ, जो भेदभाव से भरा था, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही थी। अब उसमें निरपराध लोगों को, बेगुनाह लोगों को जबरन झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। तो इसे गुड वर्क तो नहीं माना जा सकता, हालांकि यूपी सरकार उसे इसी रूप में पेश कर रही है। यूपी में प्रयागराज, गाजियाबाद, महोबा, अमरोहा में बीते 24 घंटों के भीतर कई हत्याओं की जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था की हकीकत भी सामने आ गई है। योगी ने सत्ता संभालते ही एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा दिया था। योगी ये भी कहा करते थे कि यूपी में अपराधियों को दो जगह भेजा जा चुका, या तो जेल में या फिर यमराज के यहाँ। लेकिन विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर का इस यूपी में खुलेआम ऐसा करना दिखाता है कि योगी सरकार का अपराधियों में कितना खौफ है। विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज हैं। दुबे का नाम पहली बार चर्चा में तब आया था जब उसने 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की पुलिस थाने के अंदर हत्या कर दी थी। शुक्ला राजेनाथ सिंह की सरकार में मंत्री थे। अब सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर जेल या यमराज के पास क्यों नहीं पहुंचा। सोचिए, 2001 में उसने एक मंत्री की हत्या की थी पुलिस थाने के अंदर घुसकर। वो आज भी घूम रहा था, अभी भी घूम रहा है और उसके इतने हौसले हो गए हैं कि वो पुलिस टीम को घेर कर मार सकता है। जाहिर ये हौसले
सत्ता तंत्र के से मिले संरक्षण की वजह से होगा। उसे कहीं ना कहीं से ये संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए वो इस तरह से हमले कर रहा है। सवाल उठता है कि 3 साल योगी सरकार को भी हो गए, हालांकि उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, उन्होंने भी इस तरह के गैंगस्टर्स को, अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की और एक हत्या के बाद वो कैसे खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। अब ये पूरे सवाल आ गए हैं योगी सरकार के, क्योंकि 3 साल से वो दावा कर रहे थे, ये कैसे छूटा। और यही नहीं, और भी ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जो अभी भी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के ही बहुत सारे नेता, विधायक इस तरह की हरकतों में शामिल पाए गए हैं, हत्याओं में, बलात्कार में। तो ये जो योगी सरकार ने एक छवि बनाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार बहुत साफ़ सुथरी है, कानून व्यवस्था को उन्होंने पूरा काबू में कर लिया है, अपराधी त्राहिमाम कर रहे हैं, ये सारी बातें एक एक करके जितने भी कांड हो रहे हैं वो झुटलाते जा रहे हैं। तो योगी सरकार अब एक गुंडा राज को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गुंडा राज को ख़त्म नहीं कर पाई है, ये साफ साफ दिख रहा है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत बायोटेक और ICMR 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। ICMR ने अनुमान लगाया है कि वो क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने के बाद 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन BBV152 तैयार की है। एक अधिकारी ने कहा है कि ICMR ने इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। ICMR की ओर से इन सभी संस्थानों से कहा गया है कि वे क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को तेज़ करें। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल में इसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी थी। हालांकि मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो डेडलाइन दी गई है वो अवास्तविक है, असंभव है। उनका कहना है कि जो वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल थी वो इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकती है। सवाल हैं इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकती, लेकिन ये खुशखबरी है कि भारत भी इस होड़ में शामिल है। वो दवाई बनाने के वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंचा है। दुनिया भर में करीब 100 बड़े संस्थान, देश, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका वगैरह इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स के करीब पहुंच गए हैं। चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही खबर आई थी कि ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट भी कर लिए हैं और अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कराने जा रहा है, जिसके बाद ये दवा बनने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, वैक्सीन बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है भारत के लिहाज से भी, कि एक मेडिकल रिसर्च में हम एक बड़ा काम कर पाएंगे अगर पूरी दुनिया जब इसमें जुटी है और हम भी कोई वैक्सीन बना पाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये कोरोना संकट से निकलने का भी रास्ता अब एक ही दिख रहा है, वैक्सीन। तो ये एक बड़ी सफलता होगी, बड़ी कामयाबी होगी। हमारी शुभकामनाएं इस मेडिकल रिसर्च टीम को, इस दवा को बनाने वाले और ह्यूमन ट्रायल्स करने वालों को, कि जल्द से जल्द वो अपने ट्रायल्स कंप्लीट करें और देश को इस दवा से मुक्त देकर, इस वैक्सीन को उपलब्ध कराकर कोरोना से मुक्त कराएंगे। और अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं कोरोना से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी के बारे में। भारत में एक दिन में करीब 21,000 नए मामले आए हैं। जाहिर है कि ये नया रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी संख्या 18-19,000 के आसपास थी, अब 21,000 पहुंच गई। भारत में एक दिन में 2,41,00,000 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,08,00,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 55,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों और उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।